मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस हमने देखा, विटनेस किए गए, पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। दो गुड न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में देखा जा सकता था। एक तो IMF की जानिब से जो एक टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक निगोशिएटेबल भी थी और एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। वहाँ पर एक अच्छा जेस्चर प्रिवेल हुआ जिसका इम्पैक्ट एक हम कह सकते हैं कि अच्छा मार्केट ने लिया आज के दिन। और दूसरा, इन्फ्लेशन के नंबर्स की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ कमी देखी गई है। अगर कंपेयर करें कंपैरेटिवली 2 मंथ्स का, यानी कि सितंबर एंड अक्टूबर, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कंपाइल होकर मार्केट, जो कि एक लैक ऑफ ट्रिगर मार्केट दिखाई दे रही थी, जिसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ की, एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत थी, वो फाइनली आज के दिन देखी गई, जिसमें हमने देखा मार्केट के लेवल्स 45,500 यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर को माइनर से टच किया। 45,499 पे क्लोजर रहा। इट मींस कि यहाँ पे एक अच्छी चेंज और एक ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी गई है। आज के दिन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए। फाइनली ये चेंज देखा गया है क्योंकि एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा था। इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे थे या एक लैकलस्टर बिहेवियर था। वैल्यू वाइज भी अगर कंपेयर करें तो लास्ट वीक काफ़ी हद तक वैल्यूज़ भी ड्राई होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन आज के दिन पॉजिटिविटी फाइनली मार्केट के अंदर कम बैक करती हुई दिखाई दी है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,629.45 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 45,563.61। हम देख सकते हैं कि हायर साइड पे ज़बरदस्त पोटेंशियल मार्केट का दिखाई दे रहा है। लोअर वॉज 44,629.45, सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 45,499.46 का, यानी कि 870.01 का इजाफा आज की स्पेसिफिकली एक दिन की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 308.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं मंडे के मुकाबले में, क्योंकि कल के दिन गैजेटेड हॉलीडे था। 59.81 का इजाफा देखा गया है मिलियन शेयर्स का, एंड वैल्यू आज के दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 10.37 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.25 के इजाफे के साथ। 2.53 पे क्लोजर। 49.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हम नेटवर्क लिमिटेड 0.36 का गेन। 6.50 पे क्लोजर। 24.77 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.24 का गेन देखा गया। 7.53 पे क्लोजर रहा। 15.60 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट हम देख सकते हैं पेनी स्टॉक से ताल्लुक है और काफ़ी हद तक जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट है वो बिल्डअप करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं प्रोवाइडर्स कैपिटल से। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिलाल, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट ने आज बड़ा ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स को वेलकम किया है और इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हद तक बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ये चेंज जो कि काफ़ी अरसे से एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट के अंदर लैक ऑफ ट्रिगर था, अब फाइनली क्या मार्केट ने कम बैक किया है या फिर जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रही हैं? योर टेक ऑन। नहीं, आई थिंक देखिए, मार्केट पहले तो गिरी किस वजह से, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मार्केट ने एक लो दिखाया 43,000 का इन द लास्ट 3 मंथ। इसमें आई थिंक बहुत से फैक्टर्स थे। एक IMF के साथ जो हमारा चल रहा है नेगोशिएशन, वो एक फैक्टर था। फिर इसमें राइट। कुछ लिक्विडिटी के फैक्टर्स थे। हम लोग MSCI इंडेक्स में फ्रंटियर में फॉल करते थे, वो हम लोग इमर्जिंग में आ गए, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा फ्लोज निकले और ऑब्वियसली उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से लोकल सेलिंग भी हुई। फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे। 3 महीने में हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाया वो 3.5 बिलियन का दिखाया, जो कि हमारे पूरे पिछले साल का 2 बिलियन था। फिर करेंसी आपकी अच्छी खासी स्लिप हुई। 8% हमने करेंसी डिप्रिशिएट होते हुए देखी।
इन दिस क्वार्टर, और फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी देखा। मगर ये सारी नेगेटिव चीज़ें मिल के एक वजह बनी नीचे जाने की। मगर अब आपने जैसे फरमाया, बिल्कुल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है। IMF की जो मीटिंग है उस पर अच्छी न्यूज़ फ्लो आ रही है कि वो अच्छी तरीके से जा रही है वो मीटिंग। हमने IMF की ऑलमोस्ट काफ़ी रिक्वायरमेंट्स उनके साथ अग्री कर लिया है। उनके पावर टैरिफ की फॉर एग्जांपल इंक्रीज की एक रिक्वायरमेंट थी, वो बढ़ा दी गई 1.39 से। फिर करेंसी डिप्रिशिएट करनी थी, वो भी कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाना था, वो भी 0.25 से बढ़ गया। और बस एक आई गेस टैक्स कलेक्शन पे एक जो वो है फाइनल, वो बैठनी है चीज़, और वो भी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल 43,000 से आज मार्केट क्लोज की है 45.5 पे। और अगर अपने हाई से इसको देखें, 47,000 पे तो हाई था इस फिस्कल ईयर का, उससे सिर्फ 1,500 पॉइंट्स नीचे। और आई डोंट थिंक ये बहुत कोई प्रॉब्लम है इस पे वापस जाना। और आई थिंक वंस ये MSCI के फ्लोज और ये IMF के साथ हमारी मीटिंग एक गुड नोट पे खत्म होती है, तो ये दिस वुडंट बी ए प्रॉब्लम गोइंग बैक एट दोज लेवल्स अगेन। राइट बिलाल, आपने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं। मैं एक एक करके सब पूछती हूँ। सबसे पहले IMF की टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। IMF की टॉक्स जो एक्सटेंडेड फंड है $6 बिलियन का, उसके ही बारे में बातचीत हो रही है। कुछ ज़बरदस्त से एक निगोशिएशन देखी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो टैरिफ्स की बात हो रही थी उनमें भी बातचीत अच्छी चल रही है और एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं जब IMF का फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, लिक्विडिटी पाकिस्तान में आएगी, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट फॉर एग्जांपल अपना जो लास्ट उसने हाई बनाया है 47,000 का, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। मेरे ख्याल से हाँ, हम लोग एक रेंज बाउंड रहेंगे, हम उधर ही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 to 1500 पॉइंट इस टाइप का हम देख सकते हैं। वो भी बहुत आई डोंट थिंक एक स्पाइक के उसमें देखेंगे हम लोग, मत में एक स्लो किस्म का ही हम देखेंगे। क्योंकि इवेंचुअली जैसे मैंने फरमाया, सिर्फ IMF वाज नॉट द इशू, हमारे इशूज और भी बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक हैं, जो कि आई डोंट थिंक IMF से इतना ज़्यादा रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस फॉर एग्जांपल, अब ऑयल जो है आपका लास्ट ईयर $53 पर बैरल था, अभी वो 84 हुआ। तो बेसिकली हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमें उसमें इम्प्रूवमेंट इतनी कोई खास दिख नहीं रही है। करेंसी हमने इसी वजह से डिप्रिशिएट करनी हमें पड़ी है, तो इसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन तो आता है, और वो ऑब्वियसली मार्केट के लिए इतना खास नहीं, खास तौर पे जो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं उनके लिए। मगर इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे सेक्टर ज़रूर हैं हमारी मार्केट में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया है मार्केट को रिकवर करने में भी और आगे जाके भी करेगा। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा है और इनकी अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। फर्टिलाइजर हो गया इसी तरीके से, इस तरीके टेक्सटाइल हो गया जिनको करेंसी के डिप्रिशिएट होने से फ़ायदा होता है और एक्सपोर्ट बढ़ने से फ़ायदा होता है। तो सिक्लिकल एक ऐसी चीज़ है जो फॉर एग्जांपल सीमेंट्स हो गए या स्टील हो गए या ऑटोज हो गए जिनके इकोनॉमिक स्लो डाउन से नुकसान है, तो उनमें आई थिंक हम लोग एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस ही देख सकते हैं। मगर ओवरऑल मुझे लगता है IMF के आने के बाद हाँ बिल्कुल एक थोड़ा रिबाउंड तो आ चुका है ऑलरेडी और हो सकता है हम लोग यहाँ से थोड़ा और देखें, मगर ये नहीं कह सकते कि बस यहाँ से अब बिल्कुल ही एक और चीज़ है जो मार्केट को आज के दिन एक अपसाइड पुश करते हुए दिखाई दी है, वो है इन्फ्लेशन के नंबर्स जो लास्ट मंथ से कंपैरेटिवली थोड़े लो दिखाई दिए हैं। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट भी थी ये, और वो भी मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में शेयर हो आगे। लेकिन देख क्या रहे हैं, इसका एक आउटकम क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन जो कि एक ट्रेंड सेट करते हुए दिखाई दे रही थी कि नंबर्स हाई आ रहे हैं, तो अब जो पॉलिसी रेट है वो अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है। लेकिन अब जब नंबर कम हो रहे हैं तो यहाँ से कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ नियर टर्म में हम विटनेस करने वाले हैं। आई थिंक इन्फ्लेशन पे कोई कॉल लॉन्ग टर्म यहाँ से देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगेन, क्योंकि ये चीज़ इतना ज़्यादा ना पाकिस्तान के हाथ में है, ना इस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं ये इस वजह से कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। अब जो चीज़ें इम्पोर्टेड हैं उन पर फॉर एग्जाम्पल ऑयल हो गया, हम लोग पाम ऑयल भी फॉर एग्जाम्पल बाहर से मंगवाते हैं, हम डीजल भी बाहर से मंगवाते हैं, हम कोल भी बाहर से मंगवाते हैं, और ये सारी चीज़ें अब ये इंटरनेशनल डायनामिक्स पर डिपेंड करती हैं। बाहर क्या चल रहा है, कोविड में कहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, कहाँ डिमांड बढ़ी हुई है। मगर उम्मीद ये है ग्लोबली भी लोकली भी कि ये अगले साल से इस चीज़ में बेहतरी देखी जाएगी,
जिस तरीके से चीज़ें खुलती रहेंगी, डिमांड शायद कम हो और सप्लाई बढ़ जाए, जिसकी वजह से शायद हम लोग ईज देखें ऑयल की प्राइस में, कोल की प्राइस में, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली फिर ट्रांसलेट होंगी हमारे उस पर। इन्फ्लेशन का नंबर ऑब्वियसली थोड़ा सा ईज डाउन होगा, मगर उसमें भी ऐसा इतना 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 श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर वो सर्टेनली एक ऐसी चीज़ होगी जिस तरह आपने खुद मेंशन किया, जिस तरह मैं कह रहा था कि IMF इज नॉट द ओनली रीजन। आई थिंक जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन होगा वो होगा इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, दैट इज ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, और वहाँ से फिर हम बिल्कुल देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। राइट, थैंक यू सो मच बिलाल खान, आप हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस कमोडिटी प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। रियासत का आज का प्रोग्राम हमारी रियासत के सबसे आला ऐवान यानी कि ऐवान सदर से आप तक मौसूल हो रहा है। आपकी मौजूदगी में ये सदारती ऑफिस जो है पाकिस्तान का, ये दुनिया में पहला सदारती ऑफिस बन गया है जिसने यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो है वो नाफिज कर दी है। बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्वीट किया है, आपको रिकगनाइज़ किया है। और मैं बता दूँ नाजरीन को कि दिन के वक्त इस वक्त ऐवान सदर में 1 रुपया खर्च नहीं होता लाइट पे, बिजली पे। ये जो 3 साल थे, ये आप इन्हें अगर डिस्क्राइब करेंगे तल्ख व सख्त या किसी और तरीके से आप इन्हें? नहीं, तल्ख और सख्त नहीं, पाकिस्तान तो बहुत सारी आजमाइशों से निकल आया है। क्या कहेंगे आप उस तनकीद पे जो ऑर्डिनेंसेस के ऊपर हुई? इस हुकूमत ने 3 साल में जितने ऑर्डिनेंसेस निकाले, वो दो अपोजिशन पार्टीज, पीपल्स पार्टी और PMLN के अदवार से कम निकले। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बिलाल खान साहब से बात कर रहे थे। यहाँ पे उनका यही कहना है कि IMF की जो टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरीन नताइज जो है वो उसमें हम समझ सकते हैं कि आउटकम उसका अच्छा होगा, पॉजिटिविटी होगी, मार्केट भी एक पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, जो कि आज के दिन खाली न्यूज़ आने से ही हमें ये पता चला है। ये एक्साइटमेंट कंटिन्यू रहेगी और इसके साथ साथ FATF की भी वॉच डॉग जो मीटिंग है वो भी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अभी तक तो हम ग्रे लिस्ट में ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें हमारा जो एक एग्जिट है वो ग्रे लिस्ट से होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कल जो ट्वीट आई है उसमें ये कंपैरेटिवली ये देखा जा रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिसिट नैरो होता हुआ दिखाई दिया है 1.11 बिलियन डॉलर्स का। इट मीन्स कि यहाँ पे सितंबर से अगर कंपेयर किया जाए अगस्त को, और यहाँ पे एक महीने के पूरे इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं। इट मीन्स के कमोडिटी मार्केट अगर डाउन साइड जाती है तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें मुस्तहकम हो सकती हैं। और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं 3.4 बिलियन डॉलर्स के दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर कमोडिटी मार्केट जो है वो थोड़ी सी लोअर साइड पर चले जाए तो चीज़ें या इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बेहतर तौर पर जो है वो चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
आईएमएफ की बात हो रही है, मार्केट में भी इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन है और इकोनॉमी में भी इसके लिए काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आईएमएफ आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, यही टॉपिक रखेंगे और ओवरऑल जो इसके एक रिपरकशंस थे वो काफ़ी हद तक फेड होते हुए दिखाई दिए, पॉजिटिविटी प्रिवेल होते हुए दिखाई दी है। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं डिटेल डिस्कशन करने के लिए। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी हैं, प्रेसिडेंट हैं कराची बिजनेस फोरम थिंक टैंक के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। राशिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आईएमएफ के साथ टॉक्स हमेशा से ही देखी जाती हैं, इस टाइम या हम कोविड के आने के बाद कहें थोड़ा सा एक रिजिड बिहेवियर देखा जा रहा था, लेकिन फाइनली जो आउटकम है वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो गया। ये पूरा सिनेरियो कैसा रहा? देखिए, हम अक्सर और बेशतर जितने भी हमारी आईएमएफ की जब टॉक्स होती हैं और जब भी हमारी कोई महंगाई बढ़ती है, जब हमारे टैक्सेस लग रहे होते हैं या अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, ठीक है, तो हम उसका सारा का सारा वबाल या सारा का सारा जो ब्लेम है वो हम आईएमएफ पे डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आईएमएफ तो हमको हमेशा फेवर करता है, हमारे इंतहाई डिफ़ॉल्ट के बावजूद हमको फेवर करता है। लेकिन आईएमएफ हमसे क्या चाहता है? आईएमएफ हमसे सिर्फ और सिर्फ इस तरह चाहता है, जैसे अगर एक बिजनेसमैन है और वो किसी बैंक से लोन ले रहा है, तो वो बैंक वाला देखता है कि यार इनका बिजनेस कैसा है, इनकी कमिटमेंट कैसी है और ये मेरे लोन को रिटर्न कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। इसी तरह से जब आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देता है तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो देखते हैं जी ठीक है, आप अपने टैक्स नेटवर्क को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपने टैक्स पेयर्स को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपने फंड को कैसे जनरेट करेंगे और किस तरह से आप हमारे लोन को रिफंड करेंगे। हम उनसे जब भी इस टाइप के कमिटमेंट करते हैं तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमने आज तक कभी भी आईएमएफ के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। बिल्कुल। और पूरा हमने ऐसे नहीं किया कि देखें, हम पिछले 20-25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अपने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं और जितने हमारे टैक्स पेयर्स हैं हम उनकी तादाद को बढ़ाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके अंदर कामयाब नहीं रहे। अब जब जितनी भी बेशतर गवर्नमेंट्स आती हैं और जब वो गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो उनका अपना एक मफाद आ जाता है, उनके अपने एक आता है और वहाँ पे जब करप्शन के अंदर पैसे जाने लगते हैं तो जो आईएमएफ का लोन हमारे पास आता है, जो आईएमएफ की हमारे पास इंस्टॉलमेंट आती है, जिस दिन तक जब हमारी आईएमएफ के साथ डील चली होती है उस वक्त तक हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे आईएमएफ के साथ डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं उस दिन के बाद से हम बिल्कुल बैक साइड पर होते हैं और हम आईएमएफ की कहे हुए अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाते। सर, वादों की बात हो रही है, एफएटीएफ के वादों की बात की जाए तो यहाँ पे 27 आउट ऑफ 26 पॉइंट्स पे इतना एक्सट्रीम लेवल पे काम किया गया है कि वो सारी डिमांड्स, वो सारी चीज़ें फुलफिल कर ली गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ तो वहाँ पे मामलात पॉलिटिसाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिसाइज होते हैं जिसके अंदर मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ कि पॉलिटिसाइज इस तरह होते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनली, अगर आप जैसे अब आप एफएटीएफ की बात कर रही हैं तो एफएटीएफ के अंदर क्या है कि 26 नुकात को तो हमने पूरा तो कर लिया है, लेकिन 26 नुकात को भी हमने जो पूरा करा है, जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी ना, हमने उसके बाद कराए। और हो सकता है कि एक या दो एक ऐसे ख़ास पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी बार्गेनिंग चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान क्योंकि इस मामले में बड़ा कमिटेड है और मुझे यकीन है कि इसके अंदर कमिटमेंट पूरा होने के बाद आइंदा आने वाली जो मीटिंग होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम ग्रे लिस्ट से निकल भी जाएंगे। लेकिन जो आपने बात करी पॉलिटिसाइज, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं कि जब एफएटीएफ के वो हिस्सा हैं और जब एफएटीएफ की जब मीटिंग होती है तो वो आपको अगेंस्ट करते हैं और उनकी भरपूर कोशिश होती है कि हम किसी भी तरह इनको ग्रे लिस्ट से निकलने के बजाय हम उनको ब्लैक लिस्ट के अंदर धकेल दें। यहाँ पे हमारा अपना एक फुकदान है जो मैं पहले इससे पहले पीटीवी कह चुका हूँ कि देखें, जैसे हमारा पड़ोस ममालिक इंडिया है, उनकी बेतहाशा लॉबी काम करती है। बिल्कुल। उनकी अमेरिका के अंदर पॉलिटिक्स लॉबी भी है, उनकी जर्नल्स की लॉबी भी है, उनकी मतलब हर किस्म की लॉबीज वहाँ पे काम करती हैं जो वो अपनी मार्केटिंग करती हैं। हमारी कोई लॉबी वहाँ पे नहीं है। सर, फॉरेन मिनिस्टर साहब की उस वक्त बातचीत हुई थी, लॉबिंग की देखिए, गई बातचीत थी। हो जाना नहीं, लॉबिंग की गई थी आईएमएफ के हवाले से नहीं, मैं एफएटीएफ की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे उनकी लॉबी परमानेंट बेसिस पे काम करती है और उनकी लॉबी दो किस्म की काम करती है। एक तो वो है कि अगर वो कोई अच्छा करते हैं इतना सा तो वो अपना आपको पेश करते हैं इतना बहुत बड़ा, हाँ। और दूसरी लॉबी वो करते हैं कि जो अगर आपकी गलती होती है इतनी सी तो वो उसको बढ़ा के करते हैं इतनी बड़ी। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे उनके परमानेंट जो लोग वहाँ पे मौजूद है ना, उन्होंने उन्हीं में से वहाँ पे एक अपने लोगों को करके लॉबी बनाई हुई है और फिर वो पूरे 12 महीने काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, उनको बैकअप होती है इंडिया से, जो उनके मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है
जो उस लॉबी को गाइड भी कर रहे होते हैं और उनको मवाद के साथ सर बैकअप भी कर रहे आपने होते हैं। याद होगा कि जब ट्विटर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया था उसके ऊपर, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन्हें यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे आर द पार्ट ऑफ द लॉबी। जैसे आपने कहा कि लॉबी जो है वो इंडिया करता है, इसी तरीके से सर लॉबिंग पाकिस्तान ने FATF के हवाले से की थी, कुछ कंट्रीज से बात भी की गई थी, लेकिन आउटकम जो कि क्या थे, हम कह सकते हैं कि स्लो है या फिर आ नहीं रहा अभी, क्योंकि कोविड की वजह से भी चीज़ें पॉज हो गई थी। IMF के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, IMF के हवाले से तो मैं आपको वही कहूँगा कि IMF के लिए जब भी हम उनके साथ बैठते हैं तो IMF ने हमेशा हमको फेवर करने की कोशिश करी है और IMF ने हमेशा कोशिश ये करी कि यार इनके जो मसाइल हैं उनको हम सॉल्व कर दें। उन्होंने हमसे जितने भी किए हुए वादे होते हैं जो हमने नहीं करे होते वो उसको भी इग्नोर करके आज तक उन्होंने हमको कभी खाली हाथ लौटाए नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, वो ज़रूर अपनी शराइत को सख्त रखते हैं, थोड़ा सा मतलब वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको किसी न किसी तरह से आपकी जो वो उसको ग्रांट कर देते हैं। राइट। ठीक है, लेकिन IMF के साथ भी हमको जो है ना अपनी एक लॉबी की ज़रूरत है, क्योंकि हम IMF के साथ मुज़ाकरात में जब भी बैठते हैं जब हमारा मामला जो होते हैं बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाते हैं और जब उनकी एक इंस्टॉलमेंट या तो ड्यू हो जाती है या होने वाली होती है तो हम उस वक्त उनके साथ बैठते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमको उनके साथ परमानेंट बेसिस के ऊपर उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए और जो मुआहदे हमने उनके साथ करे हुए उसकी देखें, IMF ने आपसे जितनी डिमांड करता है वो सारी वो डिमांड करता है कि अगर उन डिमांड को आप पूरा कर लें तो आपके पास रफ्ता रफ्ता आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप IMF के लोन को पे ऑफ कर देंगे। राइट। वो आपको कहते हैं जी आप अपना टैक्स में बढ़ाएं, वो कहते हैं जी आप अपनी डॉक्यूमेंटेड इकनॉमी को बढ़ाएं। ये तमाम वो शराइत होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि अगर ये तमाम शराइत हम पूरी कर दें तो पाकिस्तान की एक अच्छी बेस बन जाएगी और जब पाकिस्तान की एक अच्छी बेस बनेगी तो हमारी इकनॉमी ग्रो होगी, हमारे इन्फ्लेशन डाउन आएगा और हमारी करेंसी स्टेबल होगी और हम अपने प्रॉब्लम से और मुश्किलात से हम बाहर निकल सकते हैं। राइट। फर्दर टॉक्स को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम ये देखते चलते हैं रिपोर्ट IMF के बारे में। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि जाने वाली हुकूमत हर आने वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा बजट खसारा छोड़ कर जाती है। ये भी सच है कि अपोजिशन की तनकीद के बरखिलाफ विरसे में जब खसारे मिलते हैं तो इसके बाद IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू गुज़िश्ता माली साल में मनफी हो चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोरोना वायरस के मनफी मौशी असरात ज़ायल करने के लिए हुकूमत ने सस्ते कर्जों की फराहमी के साथ साथ शरह सूद भी कम की, जिससे मईशत को सहारा मिला और रिकवरी के आसार बरामद होना शुरू हुए। बिलाशुबा मुश्किल तरीन आलमी हालात में भी पाकिस्तान माशी तौर पर संभल रहा है। इसको देखते हुए IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल किया है। IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारों से हासिल होने वाली रकूम और कर्जों की अदायगी इस मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा है। तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत में पॉलिसीज का रुख अवाम और मुल्क के मफाद में तब्दील हुआ, जिससे मुल्क पर आलमी कुव्वतों और इदारों का भरोसा बहाल हुआ। ये मौजूदा मुंतखब हुकूमत की काविशों का ही समर है कि माजी की सूरत हाल के बावजूद IMF की जानिब से मजबूत रवैया सामने आया है, जो कि बिलाशुबा एक कामयाब खारजा पॉलिसी की अलामत है। पाक IMF डायलॉग के जिम्मे में अब इस प्रोग्राम के अगले फेज का वक्त भी आ चुका है। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ मिलकर मुआशी तरक्की को वसअत देना चाहता है। मुश्किल घड़ी में IMF की तरफ से पाकिस्तान की जो भी मदद की गई वो काबिल सताइश है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी आई है, जिससे पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मईशतों में होने लगा है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत की मुआशी इस्लाहात की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। नो डाउट चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन चैलेंजेस को कूप अप करना और फिर उस पर काबू पाकर आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इन चैलेंजेस के साथ साथ IMF की ट्रांचेस, फिर अगर IMF के पास आप जाते हैं तो उनकी अपनी जो कुछ शराइत होती हैं उनको भी फुलफिल करना, ये भी एक अलग चैलेंज होता है। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रीज़न होता है हमेशा हमें IMF के पास जाना पड़ता है? पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि हमें जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो IMF के पास जाना पड़ता है और फिर उसके बाद वो सारी डिमांड्स हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में फुलफिल नहीं हुई या फिर की हैं तो ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या सर सिनेरियो क्या है एक्चुअली? देखिए, सिनेरियो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसका जो मेन सिनेरियो है कि अगर आप पाकिस्तान की पिछली 20 से 25 साल की हुकूमतों की अगर कारकर्दगी देखेंगे तो वो इतनी बद से बदतरीन रही कि उन्होंने, क्योंकि IMF से लोन अगर आप गौर करें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर हमने IMF के लोन को तकरीबन पे ऑफ कर दिया था।
और जब परवेज मुशर्रफ का दौर गया और दोबारा से एक सिविल गवर्नमेंट आई, मेरे ख्याल से इमीडिएटली शायद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने वहाँ से पीपल्स पार्टी सॉरी आज़ाद है सर, तो वो उनकी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दोबारा आईएमएफ के पास जाते रहे, और वो जितने पैसे हम आईएमएफ से लेते रहे वो सारे के सारे पैसे हमारे समझ लें कि मुल्क से बाहर जाते रहे, कुछ पैसे जाके दुबई के अंदर लगे, वो सारे पैसे करप्शन में लगते रहे ना। और हमने आईएमएफ से जब पैसा लिया था, जब हमने पहली दफ़ा परवेज मुशर्रफ के बाद जब हम इंटर हुए और हमने आईएमएफ से पैसा लिया था, तो हमने उनके साथ जो वादे किए थे वो यही कहते कि देखें जी हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करेंगे और हम अपने टैक्स के नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। उसके ऊपर एक परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक काम करा था और उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 5-6 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी करा था, जिन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली इतने टैक्स पेयर्स को बढ़ा के और अपने उसको नेटवर्क को बढ़ाएंगे। लेकिन जब उनकी हुकूमत चले गई और नई हुकूमत आई तो वो सारा का सारा जो उनका प्लान था वो धरा के धरा रह गया, ट्रैक डाउन हो गया। तो हम जब आईएमएफ से पैसा लेते हैं और जब आईएमएफ की इंस्टॉलमेंट आती है तो उसके ऊपर जो हमारे सियासतदान होते हैं उनके लाल टपकने लगती है, उनके मुंह में पानी आता है, सारा पैसा। और उन पैसों से जो है डेफिनेटली वो करप्शन अच्छा, होती है। ये आपने सही कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा मसला रहा है जिसके ऊपर जिसकी वजह से हम एफएटीएफ के अंदर आज मौजूद हैं, जो कि एक बदतरीन वाकई हमारे लिए एक चैलेंज है और जिससे निकलना भी ज़रूरी है। लेकिन सर आईएमएफ के साथ जो अब निगोसिएशन दिखाई दे रही है या जो अब टॉक्स दिखाई दे रही हैं, इसी लेवल्स पे क्या पास्ट में भी दिखाई दी थी? जो ज़्यादा अभी हम एक मराहिल देख रहे हैं, अभी ऑडिट भी देखने में आ रहा है। पास में इसलिए ज़्यादा नहीं थी क्योंकि परवेज मुशर्रफ ऑलरेडी इनकी पेमेंट कर चुके थे, तो इनकी जो लायबिलिटीज थी या जो इनकी पेमेंट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जब नई नई पेमेंट होती है ना तो उस वक्त आसान जो शराइत होती हैं बड़ी आसान होती हैं। शराइत कब बढ़ती हैं? जब आप एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट होते हैं तो शराइत थोड़ी सी बढ़ती हैं, जब आप दूसरी दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो तो आपकी और वो बढ़ जाती है, जब आप तीसरी दफ़ा होंगे तो आपकी और बढ़ जाएगी, और जब इतनी दफ़ा डिफ़ॉल्ट होंगे तो अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनको सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि जो पिछले 20 साल के डिफ़ॉल्ट थे वो आज के दिन में खड़े हैं और इन्हें पे भी करने हैं उसके। और क्योंकि वो तो उनको तो गवर्नमेंट से कोई वो नहीं ना, वो तो पाकिस्तान को देखते हैं कि हाँ भी ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने इतना पैसा लिया था, पाकिस्तान की तरफ से इतनी कमिटमेंट हुई थी। हाँ, आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो इनके इक़दाम कर रहे हैं उनको सराहा जाता है और वो इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है इस गवर्नमेंट के अंदर डेफिनेटली करप्शन भी कम है और ये कमिटेड लोग हैं और इनके अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा इनका जो मतलब एक समझ लें कि एतमाद एफएटीएफ से जो आज हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ग्रे लिस्ट से निकल के और वाइट लिस्ट में चले जाते हैं, किसी अच्छी लिस्ट में जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इज द करंट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर अब जो कुछ हम करने के लिए जा रहे हैं, देखिए इस वक्त बहुत लोग बात करते हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो चैलेंजेस हैं ना दुनिया के वो मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो आईएमएफ की इस वक्त जो शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हुई है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया की सर्कमस्टेंसेस हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रही है। और सर पूरी इन्फ्लेशन के दुनिया ऊपर ही के बात करना चाहूंगी जिस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं ब्रेक के जानिब, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है IMF के हवाले से। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। राशिद साहब, इन्फ्लेशन भी एक पर्सपेक्टिव है, इन्फ्लेशन भी एक बड़ा अलार्मिंग चीज़ है जो कि आजकल की मार्केट में काफ़ी हद तक दिख रहा है, और यही एक अलार्मिंग चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है पॉलिसी रेट के हवाले से। सर, तो कहाँ जा रही है इन्फ्लेशन? और अगर कंपैरेटिवली इस मंथ के थोड़े से नंबर्स देखे जाएँ तो लास्ट मंथ से कम है, लेकिन समहाउ ये ज़्यादा ही हैं। देखिए, इन्फ्लेशन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का मसला है। राइट। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं ना, वो बिल्कुल टोटल डायनामिक्स चेंज होती जा रही है। आप देखें, चाइना के अंदर पावर नहीं है, उन्होंने उनकी जितनी इंडस्ट्री है अब वो एक हफ्ते के बजाय 3 दिन काम करेंगे। आपने भी 5-6 दिन पहले देखा होगा कि पूरे लेबनान के अंदर बिजली नहीं थी और पूरा लेबनान जो था वो तारीकी में डूबा हुआ था। अच्छा। अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है कि एक इंग्लैंड की कंपनी है जो बिजली बनाती थी और जर्मनी और यूरोप के अंदर सप्लाई दिया करती थी, उनकी केबल्स वगैरह जल गई, उनके अंदर इशू आ गया, वो भी बंद हो गई। तो प्राइसेस इस वक्त इंग्लैंड के अंदर इस वक्त 1 लाख ड्राइवर शॉर्ट हैं, ठीक है ना, और ड्राइवर्स की शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे ऑयल की भी शॉर्टेज है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है और महंगाई जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल मसला है। और ये मसला है जब से कोविड आया है, डेफिनेटली औसत की पैदावार है। अब रफ्ता रफ्ता जो कोविड के असरात हैं वो दुनिया से छटते जा रहे हैं।
तो अभी अगर आप देखें गौर करें तो पिछले दिनों जैसे फ्रेट चार्जेस के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था और हर आने वाले दिन के ऊपर तो सर वो तूफान अभी भी चल ही रहा है, काफ़ी हद खत्म तक तो थम नहीं गया हुआ है, है। काफ़ी हाँ। हद तक थम गया है, बल्कि काफ़ी हद तक फ्रेट के जो चार्जेस हैं थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गए। अच्छा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के अंदर जो आपकी मूवमेंट थी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता वो मूवमेंट भी खुल रही है। तो अब ये आने वाले 2 या 3 महीने जो होंगे ये पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम होंगे कि अगर इन आने वाले 2-3 महीने में कोविड के असरात इसी तरह से बतदरीज कम होते चले गए तो डेफिनेटली आपके इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन होगी वो वर्ल्ड वाइड बेहतर होगी। अब जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन चलेगी ना वो मुल्क वाइज नहीं चलेगी, अब वर्ल्ड वाइड चलेगी कि इन्फ्लेशन अगर आएगा तो पूरी दुनिया में एक साथ आ रहा सर होगा। एक और चीज़ है जो इन्फ्लेशन से काफ़ी हद तक उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो है ऑयल प्राइसेस। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई दिखाई देते हैं और 80 to 83 डॉलर पर बैरल ब्रेंट WTI दिखाई दे रहा है। तो सर ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक तरफ भाग रही है, फिर दूसरी तरफ अगर आवाम के ऊपर पेट्रोल का बॉम्ब गिराया जाता है तो वो समझते हैं कि लोकल मार्केट में गिराया जा रहा है, जबकि उन्हें ये भी खबर नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। ये तो आप अगर अपने पड़ोसी मुल्क को ले लें तो आज भी उनके यहाँ जो पेट्रोल है अगर आप डॉलर में कन्वर्जन करें तो उनके यहाँ शायद आफ्टर डबल है इंडिया में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि ये प्राइस, क्योंकि देखें इस वक्त बिकॉज ऑफ कोविड हर जगह पे आपकी लेबर की शॉर्टेज हो गई थी और लेबर की शॉर्टेज की वजह से जो प्रोडक्शन थी वो भी कम हो गई थी। तो इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर और हमारे से ज़्यादा जो कोविड आए ना, कोविड ने जो सबसे ज़्यादा हिट करा था वो यूरोप और अमेरिका को हमसे बहुत ज़्यादा हिट करा था। बिल्कुल। तो जो उनकी SOP थी वो हमसे बहुत ज़्यादा थी। हमारे यहाँ तो वर्क फ्रॉम होम शायद इतना सा होगा, लेकिन उनके यहाँ वर्क फ्रॉम होम इतना बड़ा होता था। लेकिन अब जैसे ऑयल फील्ड है या इन जगहों के ऊपर भी वहाँ तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था, वहाँ पे लेबर चाहिए थी, लेकिन क्योंकि लेबर की शॉर्टेज की वजह से और लोगों की मोबिलाइजेशन की शॉर्टेज की वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो क्राइसिस आया वो उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो शायद यही है। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड के असरात ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केटें खुलती जा रही हैं, मॉल्स खुल गए, बेशतहाशा एयरलाइंस की परवाज़ें खुल गई और स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, तो मुझे लगता है कि रफ्ता रफ्ता दुनिया से कोविड के जो असरात हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले 1-2 महीने जो होंगे वो बहुत अहम होंगे, जिससे आपको आने वाले जो ट्रेंड वक्त का है पता चलेगा। उसके अंदर पूरी दुनिया की डायनामिक्स, क्योंकि देखिए इस वक्त डायनामिक्स तो पूरी दुनिया की चेंज हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, तो अब आने वाले जो ट्रेंड होगा वो आपको 2 से 3 महीने में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ी वर्स्ट पोजीशन है। लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये एक इंटरनेशनली एक पूरा समझ लें कि हर एक जब इंटरनेशनल मुश्तरका मार्केट में प्रॉब्लम है। प्राइसेस कम होते हैं तो यहाँ भी पास ऑन किए जाते हैं, कमी की जाती है। ऑब्वियसली हमने देखा है पेट्रोल काफ़ी हद तक बिल्कुल। कम, लेकिन अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहे हैं तो पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है कि बहुत सस्ता पेट्रोल मिले? देखिए पाकिस्तान के अंदर इसलिए भी सस्ता नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आता है फ्रेट के थ्रू आता है ना, जहाज़ों के थ्रू आता है। जो जहाज़ों के रेट थे, जो फ्रेट था, अगर ऑयल के अंदर तो वहाँ पे आपको हिट आ रही होगी ना कि 70 बैरल का ऑयल शायद 80 बैरल का होगा, लेकिन जो जहाज लेके आते हैं ना उनकी कॉस्ट के अंदर 4 टाइम 5 टाइम 6 अच्छा। टाइम वो बढ़ गया है। और जो जहाज पहले अगर 20 दिन में पहुंचे थे, 25 दिन में पहुंचे थे, वो 40 दिन में, Okay. 50 दिन में पहुंच रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक मसला है। राइट अच्छा सर, ये तो आपने इन्फ्लेशन की बात की और कमोडिटी मार्केट की बात की। अब जो कि इकोनॉमी के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें हैं बेहतर करने के लिए, वो हैं पॉलिसीज़ जो कि पाइपलाइन के अंदर है, वो कब तक आती हुई दिखाई दे रही हैं? आज एक न्यूज़ है टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से और बताया जा रहा है कि उसमें जो एक अपैरल पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक सेटलमेंट उसकी की जा रही है और एक बॉडी फॉर्म हो गई है। तो सर कब तक एक्सपेक्टेड हैं कुछ पॉलिसीज़ जिसका इम्पैक्ट फर्दर बेनिफिट दे सके? देखिए पॉलिसीज़ अभी पिछले दिनों भी जो आई हैं बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, और जिसकी वजह से आपके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और यकीनन आपकी जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मशीन इंपोर्ट करने के लिए जो लोन दिया है 1 से 3% की वजह से, टर्फ फाइनेंसिंग, उसकी वजह से आपके जितनी भी मशीनें पहुंच गई हैं और Right. पहुंच रही हैं वो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेंगी। तो उससे आपको डबल एक फ़ायदा होगा। एक जो आपकी इंपोर्ट हो रही होगी, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो आपकी जो इंपोर्ट होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी, और जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ मैं ज़रूर आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, उनको ये चाहिए कि पॉलिसी बनाए एक्सपोर्ट सेक्टर की। ये जो 5 सेक्टर तक जो हम महदूद हो गए ना, यहाँ से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे हमको इंडस्ट्रीज के लिए बनाए, जैसे हमको एक्सपोर्ट्स के लिए बनाए, जैसे हमको टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है ना, इसी तरह से हमको एक्सपोर्ट के अंदर
5 सेक्टर से निकलकर हमको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसके अंदर जो भी बंदा एक्सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो $1 लाख की एक्सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो $1 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा हो, चाहे वो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको वो मराहत हासिल होंगी तो $1 लाख वाला कल $2 लाख की एक्सपोर्ट कर सकेगा। क्योंकि आपका जो इस वक्त हमारा जो डॉलर के डेफिसिट को कम करने के लिए जितनी तेजी से हमारा डॉलर महंगा होता जा रहा है कि हमको अपने डॉलर को डेफिसिट को अगर कम करना है तो हमको एनी हाउ अपनी इंपोर्ट कम करनी चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो मशीनें अब इंपोर्ट हो रही हैं, अगर उसको गवर्नमेंट बैकअप करना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आए। और एक्सपोर्ट पॉलिसी में जैसे मैं बार बार अपनी भी मिसाल देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी $1 बिलियन की अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो तमाम मराहत हासिल नहीं है, बल्कि उनमें से कोई एक भी मराहत हासिल मुझे वो नहीं है जो 5 सेक्टर को है। तो अगर वो मराहत मुझे हासिल हो जाए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि मैं 1 साल में अपनी एक्सपोर्ट को डबल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपोर्टर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक इस 5 सेक्टर से नहीं है। तो अगर उन सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट फोकस कर लेती है और अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स क्योंकि को भी हमारे पास नीड भी है कि एक्सपोर्ट सेक्टर्स बढ़ाए जाएं, ना तो सिर्फ टेक्सटाइल और आईटी की तरफ देखा जाए, और भी सेक्टर्स हैं उनका भी हक है और वो आगे बढ़े। ये तो ऑब्वियसली ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इनका वेटेज कम है तो अब इनको अगर आगे सब्सिडीज मिलती हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्सटाइल की भी वेटेज क्या बढ़ी जब आपने टेक्सटाइल को सब्सिडाइज बिजली देना शुरू कर दी, टेक्सटाइल को जब आपने सब्सिडाइज लोन देना शुरू कर दिए, जब आपने एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग 3% पे देना शुरू कर दी, तो आपका टेक्सटाइल का सेक्टर बढ़ता चला गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब दीगर सेक्टर्स को भी जब आपकी बिजली सस्ती मिलेगी, जब दीगर सेक्टर्स को भी सारी मराहत मिल रही होंगी, तो आप यकीन मानिए कि वो दीगर सेक्टर भी परफॉर्म करेंगे। तो जितनी आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वो तमाम सेक्टर्स मिलकर अगर उतनी एक्सपोर्ट करते हैं तो आज आपकी एक्सपोर्ट डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। राइट, थोड़ी सी इसमें यहाँ पर एक पुश करने की ज़रूरत है और एक अच्छी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। राइट। अच्छा सर, इकोनॉमी की बात हो रही है, अभी आपने जिक्र भी किया, तो मैं चाहूँगी डॉलर किस जगह पे जा रहा है? बहुत हाई फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऑल टाइम हाई पे है, 163 भी देखा हमने, 167 भी देखा, 170 भी देखा, अब कहाँ जा रहा है? देखें, डॉलर जैसे जैसे इन्फ्लेशन हो रही है और जैसे जैसे आपकी मनी, क्योंकि देखें हमारा जो डेफिसिट है ना डॉलर का, डॉलर क्यों बढ़ रहा है कि हमारी इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, हमारी मेन एक्सपोर्ट जो है वो क्या है? वो ऑयल है। बिल्कुल। जब ऑयल की कमोडिटी बढ़ गई, जब ऑयल की प्राइस मार्केट में बढ़ गई और जब ऑयल की है, तो फिर डेफिनेटली जो डॉलर था, अगर आपको पहले एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर $1 लाख का माल मंगाना पड़ता था, ऑयल मंगाना पड़ता था, तो अब आपको $1.25 लाख का ऑयल मंगाना पड़ेगा। तो वो डेफिसिट बढ़ने की वजह से डॉलर ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर हमको उस डेफिसिट को कम करना है तो हमको अपनी बेतहाशा ऐसी इंपोर्ट को बंद करना पड़ेगा जो हम लोकल ग्रो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ कि $4 बिलियन की तो हम सिर्फ और सिर्फ एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हम सफ़ेद चना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल चना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम मसूर की दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को इंपोर्ट इनकी बंद करके, और जब आप लोकल ग्रोथ शुरू करेंगे तो वो आपका डॉलर के डेफिसिट भी बढ़ेगा। और जब इन चीज़ों को इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, मैं करेंसी के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,14,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 98,200 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस $1,781.15, ऑयल WTI पर बैरल $82 एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $84.11। इट मींस के काफ़ी हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं ऑयल प्राइसेस। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वॉज 201.50। यूके पाउंड बाइंग रही 237 रुपीज़, सेलिंग वॉज 239.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 173 रुपीज़, सेलिंग वॉज 174.20। चाइनीज युआन बाइंग एट 23.75, सेलिंग वॉज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 45.75, सेलिंग वॉज 46.25। यूएई दिरहम बाइंग एट 47.25, सेलिंग वॉज 47.75। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.70, सेलिंग वॉज 484.20। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। एडिबल ऑयल्स की बात हो रही थी तो कुछ कमी वाक़ होती हुई दिखाई दे रही है एडिबल ऑयल के प्राइसेस में, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफ़ी हद तक आगे जा रहे हैं। तो ये कमोडिटी मार्केट से कनेक्शन इसका थोड़ा डिफरेंट है।
यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में ये कहना होगा कि कंट्रोल हमारे हाथ में होता है चीज़ों का। जैसे कि अभी राशिद साहब ने कहा कि अगर हम नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट को कर्टेल करें या वो चीज़ें लेना छोड़ दें, लोकल मार्केट की तरफ आएँ, तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। राशिद साहब से बात करते हैं। राशिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की चीज़ों को बंद कर दिया जाए या रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएँ, तो क्या ये सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकलेगा। देखिए अभी आप मार्केट में जाएँ तो आपको फ्रूट भी इम्पोर्टेड मिलेंगे, अभी आप जाएँ तो आपको मसाफ़ी पानी और कितने पानी बाहर के मिलेंगे वो भी आपको इम्पोर्टेड मिल होंगे। तो ये तमाम जितनी भी इस टाइप के आइटम है ना, ये लग्जरी में आते हैं। इन आइटम के ऊपर डेफिनेटली आपको बैंड करना पड़ेगा। जब आप उनको बैंड करेंगे तो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जो बंदा बाहर का फ्रूट खा रहा है वो आपका फ्रूट खाएगा। सर, डॉग जो फूड बाहर भी का पानी मौजूद पी रहा होता है वो है। आपका पानी पी रहा है। एग्जैक्टली, एप्पल्स भी न्यूजीलैंड के मौजूद होते हैं जिनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। हमारे पास जो गोल्डन एप्पल होता है, पाकिस्तान में बेहतरीन इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन क्यों सर, इसको क्यों नहीं रोका आपका जाता? किनू दुनिया का बेहतरीन तरीन किनू है, आपके पास किनू के जूसेस इंपोर्ट हो रहे हैं। आपका मैंगो दुनिया का बेहतरीन मैंगो, आपके पास मैंगो की जूसेस इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट अगर एक्शन लेंगे तो आपका डॉलर का डेफिसिट जो होगा वो कम से कम होगा और आपके यहाँ डेफिनेटली इन्फ्लेशन का रेट भी उसी हिसाब से कम होगा। कम से कम होता हुआ दिखाई देगा। चलें जी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी एक्सक्लूसिव टॉक्स जो है वो जारी थी। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लास्ट वर्ड्स पूछते हैं। सर, इकोनॉमी को पाकिस्तान की अगर डिफ़ाइन किया जाए वन लाइनर में तो कैसे करेंगे? देखिए हमारी इकनॉमी अगर आज की तारीख में आप एक लाइन में डिफाइन करें तो डेफिनेटली हमारी इकनॉमी इस वक्त ICU की पेशेंट है। लेकिन कंक्लूजन आपके पूरे प्रोग्राम को जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा कि अगर हमको अपनी इकनॉमी को अच्छा बेहतर करना है तो हमको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और अपनी इंपोर्ट को डिक्लाइन करना होगा। अगर हमने एक IMF के साथ मुस्तकबिल में एक अच्छी बार्गेनिंग की पोजीशन में आना है तो हमको अपने डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करना पड़ेगा और IMF की जितनी शराइतें हैं जो वो आपके ऊपर शराइत लगाते हैं, जो हम उनके साथ जितने कमिटमेंट कहते हैं, वो तमाम कमिटमेंट अगर हम पूरी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम IMF के साथ बैठेंगे तो हमारी एक बार्गेनिंग की पोजीशन होगी। लेकिन अभी जब हम IMF के साथ बैठते हैं तो हम एज अ डिफ़ॉल्टर बैठते हैं तो हमारी जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी बार्गेनिंग वाली नहीं होती है, तो हम IMF से बहुत अच्छी बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे लिए जो इश्य ज़रूरत होगी वो इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमको अपने टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना होगा, हमको अपने टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाना होगा और हमको अपने यहाँ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को इंतहा से ज़्यादा फ़रोग देना होगा। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी करनी होगी और टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। थैंक यू सो मच राशिद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा। आज के दिन जो एक पूरे प्रोग्राम को अगर सम अप किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ जाएँ, इम्पोर्ट के नंबर कम हो जाएँ, तो ऑटोमेटिकली जो ये एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जो एक फ्रेजाइल सिचुएशन हर बार क्रिएट हो जाती है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।